Now we are ready to go with our third bullet point of arguments for social responsibility. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फेवर करने के लिए वी हैव अनदर थर्ड पॉइंट विच इज अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस। गवर्नमेंट रेगुलेशंस को किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है इफ वी आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ वी आर क्रिएटिंग वैल्यू टू आवर सोसाइटी, इफ वी आर गिविंग बैक द रिसोर्सेज टू आवर मदर नेचर अर्थ। तो किस तरीके से, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं कि जैसे अपने जो बिजनेस होते हैं हमको खोलना होगा बिजनेस, तो वहां पे before executing your project, your dream into the physicality, into the your infrastructure, into your plant and machinery, into your input output process, तो वहाँ उससे पहले आपको गवर्नमेंट से अपने प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कराना पड़ता है। इवन अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं तो वो रेजिडेंशियल एरिया में नहीं लग सकती है। This is the business rule. If you are going to open a manufacturing unit in a residential area, then you will be having the penalty and your business will be seized. Your business will be closed down by the government. तो अब पहले ही इस तरीके से एक्ट करो, पहले ही सारी चीजों को ध्यान में रखो कि गवर्नमेंट आपके ऊपर रेगुलेशन ना लगाए। मोस्ट बिजनेसेस थिंक कि जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है दे आर हैम्परिंग देयर फ्रीडम। So we have something with us navigating business freedom. बिजनेस फ्रीडम को एंजॉय करना है, किसकी वजह से हम एंजॉय कर पाते हैं? Here comes the power of the social responsibility. अगर हम socially acting है, we are contributing to our society, then government will regulate us less. Then the impact of regulation. अब रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए तो उससे बिजनेस पे क्या फर्क पड़ेगा? लिमिटिंग द बिजनेस ऑटोनॉमी। बिजनेस ऑटोनॉमी मतलब कि जो बिजनेस डिसीजंस लेना चाहता है, जो अपनी मनमानी करना चाहता है इन द सेंस की प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट में, प्राइस इनहेंसमेंट में, क्वालिटी इनहेंसमेंट में, तो उसको पहले गवर्नमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। बिकॉज जहां अगर कोई वो चीज सोच रहा है करने की तो पहले उसको ये देखना पड़ेगा कि वेदर द एक्ट विच आई विल बी गोइंग टू डू इज वायलेटिंग एनी लॉ। तो यहाँ पे अपने पास है ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स। ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स में जैसे कि मैंने बताया कि यू वांट टू रन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनटू अ रेजिडेंशियल एरिया, तो वहां पे प्रोहिबिशन लग जाएगी आपकी बिजनेस को स्टार्ट होने में। देन इंक्रीज्ड कॉस्ट। इंक्रीज्ड कॉस्ट का मतलब है सपोज कि आपकी एक केमिकल फैक्ट्री है, केमिकल की वजह से आपकी जो चिमनी है उसमें से बहुत ही ज्यादा स्मोक निकलता है। इफ यू आर डूइंग R&D देन स्मोक विल बी इनहेरेंट। स्मोक वहां निकलेगा, आपकी कोई ना कोई ऐसी R&D है जिसमें धुआंधार आप कर रहे हो कुछ ना कुछ, तो वहां आपको एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है आपके यहाँ से, आपकी फैक्ट्री से। तो अब R&D अच्छे से कर पाओ, गवर्नमेंट आपके बीच ना आ पाए, तो धुआं गवर्नमेंट को दिखना नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स को पहले ही इंस्टॉल करा रहे हो। अब क्योंकि गवर्नमेंट इंटरप्ट ना करे इसलिए आपने वो इक्विपमेंट खरीदा, इसलिए वो आपने पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट डाला, इसकी वजह से आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ी। ठीक है। देन ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हो तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होंगे तो वो आपको गवर्नमेंट से अप्रूव भी कराने पड़ेंगे। वहाँ पे नेसेसरी अथॉरिटी की अप्रूवल्स लेनी पड़ेगी आपको, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर में रेरा की लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही गवर्नमेंट का काम हो जाता है, गवर्नमेंट बहुत इंटरफेयर करती है, वो अपने अप्रूवल्स को डिले भी कर देती है। तो यहाँ पे हमारा जो स्कोप है वो क्या हो जाता है? लिमिटेड हो जाता है फॉर द इनोवेशन एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। प्रोएक्टिव सॉल्यूशन एम्बेरसिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे ही मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पॉइंट में ही बोला था कि आप इस तरीके से एक्ट करो, इस तरीके से एक्टिविटीज को डिजाइन करो कि बीच में गवर्नमेंट आ ही ना पाए। इफ यू आर एक्टिवली सर्विंग द सोसाइटी, एक्टिवली नॉट पोल्यूटिंग द सोसाइटी, नॉट पोल्यूटिंग योर एनवायरमेंट, देन व्हाई गवर्नमेंट विल इंटरफियर इन योर एक्टिविटीज? सबसे पहले एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप। यहाँ मतलब क्या है कि ऐसी इको फ्रेंडली आपको प्रैक्टिसेस लेनी है जिससे कि पोल्यूशन को कम किया जा सके।
कम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, जो कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करे। देन लेबर प्रैक्टिसेस, fair labor practices में you are not exploiting the laborers, you are not exploiting the workers, you are keeping equality in all the type of workers, whether they be male, whether they be female, whether they be a small worker, whether they be working in a office infrastructure, right? You are ethical in treating all your employees. Then उसके बाद community engagement, कम्युनिटी इंगेजमेंट में क्या बोला इन्होंने कि इफ यू आर अर्निंग फ्रॉम द यूज ऑफ these resources prevailing in the society, so you have to give it back in the form of, you can also do the philanthropic activity. philanthropic means कि भगवान से रिलेटेड कोई, जिसमें आप दान पुण्य डोनेशन सब कर रहे हो, ठीक है। आप इवन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ भगवान को कर रहे हो, आप डोनेशन एजुकेशनल सेक्टर में लेके आ रहे हो। आपका जो ऑब्जेक्टिव है सीएसआर एक्टिविटी का, वो आपका ये हो सकता है कि जो डिसेबल पर्सन है उनको ऐसी स्किल्स सिखाई जाए कि आगे जाके वो उसको यूज करके पैसा कमा पाए, उनका जो डिसेबिलिटी है वो बीच में हर्डल ना बने। देन उसके बाद एथिकल कंज्यूमर रिलेशन, तो आप एडवर्टीजमेंट को ऑनेस्ट रखो। अगर कुछ ऐसा है जिसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं तो आप उसको लिखो। जैसे कॉस्मेटिक्स पे, क्रीम्स पे क्या लिखा होता है कि कीप द डिस्टेंस विद द आईज, इट कैन हार्म योर आईज। तो मतलब आपने डायरेक्शन टू यूज में आपने ये भी डिस्क्लेमर दे दिया कि जो ये कॉस्मेटिक है, अगर जरा सा भी आपके पास आ गया तो आपको ये क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो ये भी आपने ट्रांसपेरेंटली क्या कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया, राइट। इससे क्या होगा कि कंज्यूमर की जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। एंड जो कस्टमर रेजुलेशन डिस्प्यूट कमेटी होती है, आप उसके चक्कर में नहीं पड़ोगे, मतलब आपके साथ कोई भी कोर्ट केस टाइप पंगा नहीं होगा। Then empowering freedom through responsibility, act responsibility on your freedom. If you are responsible, if you are doing your work at the time, if you are doing your work at right way, in a right way, then no one will interfere in your business. No one is there to poke in your shoes, right? तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर आप किसी भी लॉज को वायलेट करते हो, मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए, तो यहाँ से जो आपकी बिजनेस फ्रीडम है वो क्या हो जाते हैं, छिन जाते हैं। तो आप पहले से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करो, एक्ट करो। सो लेट्स हैव अ लुक एट बुक। बुक में क्या लिखा है, अवॉइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेशंस। From the point of view of business, government regulations are undesirable because they limit the freedom. अब business point of view से जो regulations है वो क्या है, undesirable। undesirable क्यों है, मान लो मेरा बिजनेस बड़े अच्छे से चल रहा है, मैं टैली ईआरपी पे काम करती हूँ, बट तब गवर्नमेंट ने बोल दिया नहीं, आपका तो बिजनेस बहुत बड़ा है, आपको तो दूसरा सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, आपका एक अकाउंटेंट से काम नहीं चलेगा, आप ऑटोमेट कराओ अपने सॉफ्टवेयर को, और हमें ट्रांसपेरेंटली बुक्स को डिस्क्लोज करो, ये करो वो करो, रिटर्न्स भरो, रिटर्न्स के लिए मुझे अलग से अकाउंटेंट बिठाना पड़ेगा। पहले हो सकता था कि मेरा बिजनेस इतना ग्रो नहीं कर रहा था, तो मैं, अब क्या हुआ कि मेरी सेल्स जो टर्नओवर वगैरह वो इतनी इंक्रीज हो गई कि मेरे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो मुझे फिर जीएसटी की रिटर्न्स भी भरनी पड़ेगी, टैक्स देना पड़ेगा, आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी कहते हैं हम उसे, इनडायरेक्ट टैक्स में। तो मतलब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंप्लाइंस मेरे ऊपर आ जाएगी। अगर मैं ये चाहूँ कि मेरे को तो अपना बिज़नेस बढ़ाना है, बट जैसे ही मैं बिज़नेस बढ़ाऊँगी वैसे ही गवर्नमेंट बोलेगी, कटोरा लेके आएगी, भाई भाई टैक्स दे इधर, तू ज़्यादा कमा रहा है, रिटर्न भी भरनी पड़ेगी और टैक्स भी दे। मतलब हम रिटर्न भर रहे हैं टैक्स देने के लिए, और रिटर्न भरने के लिए भी पैसे दे रहे हैं किसी को। Therefore, it is believed that businessmen can avoid the problem of government regulation by voluntarily assuming social responsibility। हम खुद से ही इसको अपनी ड्यूटी समझे कि इट इज आर ड्यूटी, इट इज आर कर्तव्य कि हमको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, फुलफिल करनी है, विच हेल्प इन रिड्यूसिंग द नीड फॉर द न्यू लॉ। अब हम, अगर हम खुद से ही एक जिम्मेदार नागरिक है तो गवर्नमेंट क्यों एक नया लॉ लेके आएगी। अगर हम जिम्मेदार नहीं है, उसकी वजह से ही तो दुनिया में अलग अलग लॉज बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, कि सो डैट अगर आगे इन फ्यूचर कोई ऐसा करे तो हम उसको लॉ के घेरे में ले पाए। So if you are responsible, you are doing activities at best possible manner, then why will government interfere in your business? इसका यही मतलब है।
आपकी कंप्लाइंस कॉस्ट भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। उस चीज़ के बारे में हमने देखा कि इनोवेशन एंड ग्रोथ यहाँ पे अगर आप चाहते हो बट आपकी टर्नओवर इधर-उधर हो गई, थोड़ी बढ़ गई है, तो इतना रिवेन्यू नहीं होगा जितना आपके खर्चे बढ़ जाएँगे, जिसको हम बोलते हैं कंप्लाइंस कॉस्ट। ठीक है? तो ये क्या था अपना अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। समरी में मैं बता देती हूँ, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन में बस यही बोला है कि जो बिजनेसमैन है गवर्नमेंट रेगुलेशन को क्या मानता है, अपने हर्डल मानता है इन दी इनोवेशन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। एंड उसके बाद इसके साथ ही साथ अगर आप रिस्पॉन्सिबली एक्ट करोगे तो गवर्नमेंट आपके काम में दखल अंदाजी नहीं करेगी। ये आपकी ड्यूटी है कि आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है कि इट इज द पार्ट ऑफ योर बिजनेस। ठीक है? So that is all about these point number 3. In the previous session, we have read about the justification for existence and growth. And after that, we have a look at long-term interest of the firm. And now in this present session, we have read about the avoidance of government regulation. So I hope आपको ये समझ आ गया होगा. If still you have doubt, you can ask me in the comment section, and also you can ask me on my Telegram group. I will personally reply you. ठीक है? Have a good day and keep revising and keep learning the stuff.